अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी पढ़ेंगे। और हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था। और वो क्या था कि किसी भी एरिया एलिमेंट से जो कि परपेंडिकुलरली हेल्ड हो, यानी परपेंडिकुलर पड़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसमें से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। हमने उसको लिखा था कि फाई ई जो है वो ई डॉट ए होता है। हमने कहा था कि अगर प्लेन ऑफ द पेपर जो है या प्लेन ऑफ दैट एरिया जो है वो अगर परपेंडिकुलर पड़ी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, अगर वो पैरेलल पड़ी होगी तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और अगर किसी भी एंगल पड़ी होगी तो एंगल जो है वो आप इस फॉर्मूला में लिख देंगे ई ए कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा किसी भी एरिया में से लाइंस गुजर रही होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सॉरी। तो इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ज़ाहिर है उसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कितनी गुजर रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट में से। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन through a plane element of area A in a uniform magnetic field B is given by dot product this. So जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था वो E डॉट A था, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो B डॉट A है, where B is magnetic field lines और magnetic flux density. ठीक है, तो ये फिर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसको अगर आप डॉट प्रोडक्ट को खोल दें तो ये हो जाएगा बी ए कॉज ऑफ थीटा। सो इसको आप फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते थे। और आपको पता है कि एरिया जो है इसको हम एरिया ए को हम वेक्टर क्यों लिखते हैं, क्योंकि एरिया को हमने तब भी देखा था कि ये एक वेक्टर हमने इसको जो है वो सपोज किया था, या हमने कहा था कि ये एक वेक्टर होता है। और वेक्टर किस तरह होता है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो उस सरफेस का जो भी एरिया होगा वो होगी, यानी वो सरफेस जो है लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके जो भी उसकी उसका एरिया आता है इसका मैग्नीट्यूड तो वो होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी कि वो जो भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ठीक है, जैसे ये अगर ये हमारे पास एक सरफेस है तो एरिया जो है, एरिया वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड इस सरफेस का एरिया है, और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे आप, और वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो अब चूंकि बी और ए के दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, तो ये डॉट प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगी, जब एरिया ए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो। तो आप देखो इस केस में, केस बी में एरिया ए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो इस केस में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस एरिया में से गुजरेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो प्लेन ऑफ द पेपर जो है, प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि एरिया जो है वो प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर के साथ पैरेलल पड़ा हुआ है। सो एरिया जो है वो ये है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जीरो एंगल के साथ या पैरेलल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और अगर एरिया, अगर आपका प्लेन जो है वो पैरेलल पड़ा हो, सो प्लेन जो है वो इस तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अब इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, इसके ऊपर नीचे से गुजर रही होंगी। और एरिया एलिमेंट क्या कैसे है, अब एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया एलिमेंट एरिया सरफेस एरिया जो है वेक्टर एरिया हमेशा वो अपनी प्लेन से बाहर की तरफ एक वेक्टर होता है। तो अगर इस वेक्टर को देखें तो चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी और ए के दरमियान की डॉट प्रोडक्ट है, तो ए जो है वो बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस केस में हमारा जो एंगल है बी और ए के दरमियान वो 90 हो गया, कॉज 90 0 होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो यहाँ पर मिनिमम होगा। और अगर आपका एरिया जो है वो किसी भी और एंगल के साथ पड़ा हुआ है, यानी ना तो 90 है ना 0 है, किसी और एंगल के साथ पड़ा हुआ है जैसे कि ये, तो फिर आपको वो एंगल यहाँ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, वो आप एंगल यहाँ पुट करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक हो गया। अब ये तो थी कि अगर आपका जो आपकी सरफेस जो है वो बिल्कुल सीधी है, जैसे एक पेपर की सरफेस होती है या एक दीवार की सरफेस होती है। अब अगर आपकी सरफेस कर्व्ड हो, यानी लेट से एक बॉल की सरफेस, ठीक है, या एक डोम की सरफेस, तो सरफेस अगर कर्व्ड हो यानी कि लेट से
कुछ इस तरह करके सरफेस हो, तो अब इस सरफेस के ऊपर से यहाँ से आप कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किया था, कि हम अपनी सरफेस को यहाँ पे हम ये वाला पैराग्राफ देख रहे हैं, हम अपनी सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एलिमेंट को इतना छोटा लेंगे कि वो उतनी सी जगह पर हमें फ्लैट नज़र आए। तो अगर आपकी सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है, तो हम एरिया जो है वो इतने छोटे छोटे लेंगे कि हर एक जो एरिया है वो हमें फ्लैट नज़र आए, और फिर इन सब एरियाज़ के लिए हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर उसको सम कर देंगे और सारे ये सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल ऐसे काम हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी किया था। ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से देखें कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाई बी वो बराबर है बी ए कॉस थीटा के। ठीक है, सो बी का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है और ए का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। टेस्ला को हम और किस तरह लिख सकते हैं, ये था न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, साथ में मीटर स्क्वायर। अब ये एक माइनस जो है वो 2 के साथ ख़त्म होके आपके पास आ जाएगा मीटर, यानी 2 - 1 इज़ 1, सो मीटर आ जाएगा। सो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर, जिसको हम वेबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको वेबर भी कहते हैं। यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी जो है उसको अलहदा करें इस फार्मूला से, तो हमें क्या मिलता है, फाई बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये देखिए, अगर हम इसका यूनिट बनाएं यहाँ से, तो इसका अपना वैसे यूनिट क्या है, टेस्ला है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो हमने इसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहा था, ये हमने कहा था ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का अपना यूनिट होता है टेस्ला। तो देखो टेस्ला जो है फिर यहाँ से किसके बराबर आ रहा है, टेस्ला आ रहा है वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक, तो बी जो है उसके 3 नाम हम अब यहाँ पे पढ़ेंगे। बी का एक नाम हमने पढ़ा कि ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, एम फॉर मैग्नेटिक, एफ फॉर फील्ड स्ट्रेंथ। तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। दूसरा हमने कहा कि बी जो है वो इंडक्शन भी है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, अब यहाँ से हमें एक तीसरा नाम उसका पता चल रहा है, या हमें एक उसकी तीसरी जो है वो जहत पता चल रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये देखो ना, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है और वो नीचे क्या है, एरिया से डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया डेंसिटी है किसकी, फ्लक्स की। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बी सेपरेट कर दें तो हमें ये पता चलता है कि बी जो है वो एक और चीज़ भी है, और वो क्या है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। डेंसिटी समझते हैं ना आप क्या होती है, जैसे आपने वॉल्यूम मास की डेंसिटी पढ़ी हुई है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वो आपकी मास डेंसिटी होती है। तो अभी तक तो आपने मे बी वॉल्यूम डेंसिटी ही पढ़ी हो, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन एक एरिया डेंसिटी भी होती है कि भाई कितना कोई चीज़ कितने एरिया में ज़्यादा पैक्ड है, या एक और भी डेंसिटी होती है जिसको हम लीनियर डेंसिटी कहते हैं। तो ये तो 3 डायमेंशनल होती है ना, ये वाली 3 डायमेंशनल होती है। एरिया डेंसिटी जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, और अगर हम किसी चीज़ की लीनियर डेंसिटी लें तो वो 1 डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एरिया डेंसिटी ले रहे हैं। तो ये बी जो है उसका तीसरा नाम क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक, एफ फॉर फ्लक्स डेंसिटी है। यहाँ पे एफ फील्ड के लिए था, यहाँ पे एफ फ्लक्स के लिए है। मैं लिख ही देती हूँ, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो बी जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है। अब देखो बी के कितने नाम हो गए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बी का यूनिट क्या है, टेस्ला, और क्या यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या यूनिट है, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो बी के 3 यूनिट हमारे पास आ गए, जो कि सारे आपस में इक्वलेंट हैं, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और तीसरा यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर।
ये हमारे पास ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि बी का यूनिट अगर आपको लेट से ये वाला दिया हुआ है और टेस्ला कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्ला जो है वो एक्चुअली इसी के इक्विवेलेंट है, और ये भी वेबर पर मीटर स्क्वायर भी, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेनी है। मैग्नेटिक इंडक्शन इज द फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। इट्स अ फ्लक्स पर यूनिट एरिया। हमने देखा कि हम बी को सेपरेट करें तो क्या बनता है, वो होता है फ्लक्स per unit area. In other words, it's called flux density. Hence, it's also called as flux density. Its unit is then Weber per meter square. Therefore, magnetic induction, that is magnetic field strength, is measured in terms of, देखो अब उसने कहा, एक उसने नाम यहाँ पे लिख दिया कि it's a flux density, फिर उसने कहा therefore magnetic induction, ये दूसरा नाम हो गया, that is magnetic field strength, ये तीसरा नाम हो गया, ठीक है, ये तीसरा नाम हो गया, is measured in terms of Weber per meter square, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, या फिर टेस्ला। तीनों नाम भी उसने बता दिए और तीनों यूनिट जो हैं वो भी बता दिए, ठीक है। तो आई थिंक आज हम इतना ही कर लेते हैं, सुबह इंशाल्लाह एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ये डेफिनेशंस जो हैं, आपने फ्लक्स की डेफिनेशन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन और इसकी तीनों ये जो नेम हैं और तीनों यूनिट हैं, ये आपने याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।